please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। बजट के बाद से सेंसेक्स निफ्टी 5% लुढ़क चुके हैं। आज भी खराब विदेशी संकेतों के चलते भारी गिरावट देखी गई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया। निफ्टी में भी 14 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी भी दर्ज की गई और अंत में सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट और निफ्टी 150 पॉइंट टूटकर बंद हुआ है। अब कल बाजार की नजर आपको बता दें कि क्रेडिट पॉलिसी पर टिकी हुई है। बाजार को आखिर किस बात का डर सता रहा है और दिग्गज निवेशकों का गिरावट पर क्या कुछ कहना है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। हेमंत घई, आशीष वर्मा क्रेडिट पॉलिसी पर बातचीत करेंगे वरुण दुबे के साथ। तो भारतीय बाजारों में ही कोहराम नहीं मचा था, अमेरिकी बाजारों में भी भारी उतार चढ़ाव है। दरअसल बॉन्ड यील्ड में आई तेजी से शेयर बाजार काफी घबराए हुए हैं। इस पर डिटेल के लिए मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ गए हैं। आशीष, पहले तो यही बताइए कि क्या है ये बॉन्ड यील्ड और इसकी तेजी से बाजार में उठापटक क्यों मची हुई है? बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो समझिए बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं। यील्ड्स यानी कि कमाई, और बॉन्ड के जो इन्वेस्टर्स बॉन्ड में कमाई करते हैं उसे हम बॉन्ड यील्ड्स कहते हैं। और जब बॉन्ड यील्ड्स उछलते हैं यानी कि बॉन्ड में अगर पैसा लगा रहा हूं तो ज्यादा कमाई होने वाली है। और इस समय दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। अमेरिका में डर है कि अगले महीने से फिर से टाइटनिंग की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। वहां पे जो 10 साल का बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड है 4 साल के उच्चतम स्तरों पे आपको नजर आएगा। ईसीबी जो एसेट परचेज प्रोग्राम कर रहा था उसे लगातार रिड्यूस कर रहा है और कोई क्लैरिटी नहीं है कि एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो हॉकिश साउंड करना वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। जर्मन बॉन्ड्स यानी कि वहां के जो 10 साल के बॉन्ड्स हैं उसमें हमने देखा नेगेटिव टेरिटरी से वो पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ मूव करते हुए। यही नहीं, बैंक ऑफ जापान ने बढ़ते यील्ड्स के चलते पहली बार जुलाई 2017 के बाद बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन करा है कंट्रोल करने के लिए। और इनफैक्ट भारत में भी हमारे जो 10 साल के बॉन्ड्स हैं उनमें यील्ड उछलती हुई नजर आ रही है। वजह अलग अलग है। भारत में दिक्कत है वित्तीय घाटे का आंकड़ा, एमएसपी बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन स्टोक होता हुआ नजर आएगा। जबकि यूएस में दिक्कतें हैं कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, वेज इन्फ्लेशन हो रहा है और इसीलिए दिक्कतें वहां पे यील्ड्स उछलते हुए नजर आएंगे। पर इंपैक्ट तगड़ा है सबका। सबसे पहले तो ध्यान रखें अट्रैक्टिवनेस, यानी कि फिक्स्ड इनकम की अट्रैक्टिवनेस इक्विटीज के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि अब वहां पर ज्यादा कमाई देखने को मिलती है। हालांकि यह सच है कि इक्विटीज में अभी भी ज्यादा कमाई होती है बॉन्ड्स के मुकाबले, फिक्स्ड इनकम के मुकाबले, लेकिन वो अट्रैक्टिवनेस कम हो रही, वो स्प्रेड लगातार कम हो रहा है। अमेरिका में कहा जाता है वो स्प्रेड जो है 8 साल के निचले स्तरों पे पहुंचता हुआ, और इसलिए इक्विटीज अब महंगी लगने लगी हैं सबको। फिक्स्ड इनकम अट्रैक्टिव लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी इशू है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। ध्यान रखें, ब्याज दरें बढ़ना यानी कि कॉर्पोरेट्स का खर्चा बढ़ना, इसका मतलब मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रॉक बॉटम हमने फाइनेंसिंग कॉस्ट देखी थी यूएस में और उसका भरपूर फायदा इक्विटी मार्केट्स को मिला था, भरपूर फायदा वहां के कॉर्पोरेट्स को मिला था। अब वो नजर नहीं आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स डेंट होते हुए नजर आएंगे। इजी मनी की इशू था। इजी मनी के चलते अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलता है। कैसे? हम घर खरीद पाते हैं, हम गाड़ी खरीद पाते हैं, हम तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद पाते हैं क्योंकि सस्ता ब्याज दरों पर हमें कर्ज मिलता है। ये सब ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेशंस होंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक हिट लेता हुआ नजर आएगा तो कॉर्पोरेट्स को तो वैसे ही मार पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को मार पड़ती हुई नजर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी। हमने तमाम बुरी खबरें पिछले कुछ महीनों में पचाई हैं क्योंकि गजब का पैसा, लिक्विडिटी थी बाजारों में। अब इन बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने से क्या हुआ? इजी मनी गायब होता हुआ नजर आएगा, रुपया पैसा महंगा होता हुआ नजर आएगा ग्लोबली। और दूसरी बात ध्यान रखें, पोर्टफोलियो रीशफलिंग होती हुई नजर आएगी। इक्विटीज से अब तवज्जो फिक्स्ड इनकम की तरफ, डेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसका इंपैक्ट आपको लिक्विडिटी पे देखने को मिलेगा। तो एक नहीं, कई सारे रीजन हैं जो दिक्कत बना रहे हैं बॉन्ड यील्ड को लेकर। इक्विटीज कम अट्रैक्टिव लगने लगी हैं फिक्स्ड इनकम के सामने, इकोनॉमिक ग्रोथ चोक ऑफ होती हुई नजर आएगी और वो बुल मार्केट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात, इसीलिए ये ग्लोबल सेल ऑफ आपको नजर आ रहा है। चलिए, बॉन्ड यील्ड का क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये तो हमने जान लिया। अब चलते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा के पास। हर्षदा, भारतीय बाजारों को आज जोर का झटका लगा है। जी हां, चौतरफा बिकवाली और विदेशी बाजारों से ही ये कहर
फैलता हुआ दिखाई दिया। दरअसल जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, उसी से एशिया बाजारों में भी 3-4% का नुकसान देखा गया और उसी तर्ज पर भारतीय बाजारों की भी बेहद कमजोर शुरुआत हुई है। लगभग 1200 पॉइंट का करेक्टिव मूव हमने देखा आज सेंसेक्स में खुलते ही नजर आया। निफ्टी 10,300 के नीचे खुला और ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी 25,100 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया और चौतरफा बिकवाली का दबाव आज के सत्र में हावी था। कोई ऐसा सेक्टर अछूता नहीं था जहां पर सेल ऑफ ना आया हो। हालांकि दिन के लो से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई दिखाई दी और 287 पॉइंट की गिरावट पर बैंक निफ्टी टिका जरूर है, लेकिन निचले लेवल से हमने देखा एक तगड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। ओवरऑल मार्केट में अगर आप सेंसेक्स निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स में खासकर मेरे ख्याल में 700 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आई होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी, सरकारी बैंक, फार्मा शेयर ये सबसे बड़े कल्प्रिट्स रहे हैं। इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा मार्केट आज के बाजार में मचती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल हमने देखा है अलग अलग पॉकेट्स थे जहां पर काफी प्रेशर था। और कौन से ऐसे सेक्टर्स थे हर्षदा जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखा आपने? देखिए, एक्शन बिकवाली का दिन भर नजर आया है, लेकिन खास बात ये थी कि कुछ ऐसे काउंटर्स थे आखिरी 1 घंटे में जो पॉजिटिव टेरिटरी में आए और इन्होंने बाजार को संभाला है। बैंकिंग फाइनेंस में आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, इंडिया बुल्स और आयशा मोटर्स जैसे काउंटर्स अभी इस लिस्ट में शामिल है, जहां पर हमने देखा निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आती हुई दिखाई दी। मिड कैप्स बुरे हाल थे, दिन भर लहू लुहान था सुबह में इंडेक्स, लेकिन कुछ काउंटर्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिके हैं उसमें पेज, M&M फाइनेंशियल, जुबलेंट और जेट एयरवेज जैसी कंपनियां शामिल है। लेकिन बाजार को कमजोर किसने किया है? बैंकिंग शेयर, और खासकर यहां पर आप देखेंगे देना बैंक, OBC, सिंडिकेट, IDBI, ये वो सरकारी बैंक है जिनमें दिन भर रिकवरी के बावजूद बिकवाली हावी थी। पैसे बिल्कुल तेजी के यहां पर नहीं लगे हैं। दबाव की घेरे में तो एक्चुअली कुछ दिग्गज कंपनियां भी थी, जिसमें टाटा मोटर्स बेहद खराब परफॉर्मेंस तिमाही नतीजों का, और उसके बाद स्टॉक देखिए 5% का इंट्राडे कट दिखाता हुआ। टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों में दबाव था। गेल जैसी कंपनियों में आज हमने देखा काफी नुकसान देखने को मिला। लेकिन मिड कैप्स में भले ही कुछ काउंटर्स में उछाल आया हो, लेकिन खराब क्वालिटी के शेयर जैसे कि वक्रांगी, JP एसोसिएट्स, IFCI, इनमें दिन भर बिकवाली हावी थी। जैन इरिगेशन भी इसी सिलसिले में पिटता हुआ दिखाई दिया। नतीजों का इंपैक्ट था आज पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आए। हालांकि बाजार बंद होते होते निचले लेवल से रिकवर करने में कामयाब था, लेकिन 1.5% नीचे। लुपिन बाजार बंद होने से पहले नतीजे आए, बहुत खराब तिमाही, और ये देखिए स्टॉक 800 पर आता हुआ 5.5% का नुकसान। प्राज इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन खराब, बर्जर पेंट्स का प्रदर्शन इतना कुछ खराब नहीं था, लेकिन मार्केट का मूड ही ऐसा था कि पॉजिटिव न्यूज को भी बाजार डिस्काउंट कर रहा था। तो ओवरऑल जो क्यू है वो विदेशी बाजारों से ही लिया जा रहा है, और बाजार बंद होते होते हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी आई थी वो भी नरम पड़ती हुई दिखाई दी थी। तो इससे बड़ा क्यू मेरे ख्याल में अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए होगा नहीं, उसी पर ध्यान देना है निवेशकों को। चलिए, मार्केट का पूरा एक्शन तो हमने जान लिया। बाजार में क्या गिरावट और बढ़ जाएगी? इस बाजार में निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए? बाजार की नब्ज समझने वाले दिग्गज निवेशक आखिर क्या कह रहे हैं? इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी हेमंत घई भी मेरे साथ हैं। बाजार की गिरावट पर हेमंत, दिग्गज निवेशकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, दिग्गज जानकार हैं, जो बिग बुल्स हैं बाजार के, वो सब अभी इंतजार कर रहे हैं। और बजट के ठीक बाद इन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करी जिसमें जो व्यू है वो बाजार को शायद पसंद ना आए। राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल जो हमेशा खरीदारी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो खरीदारी नहीं करेंगे। क्रेजी वैल्यूएशंस पर हैं इस समय बाजार, और खास तौर पर कुछ मिड कैप्स। पिछले 3 सालों में जिस तरह से एक तरफा तेजी देखने को मिली है, अब उनको लगता है इस समय रुकने का वक्त है, और वो चिंतित हैं पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से आगे उभरेगी उससे। यू नेवर नो कि आगे चलकर लोकसभा इलेक्शंस का आउटकम क्या निकल कर आया है। कुछ पोल्स जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कम से कम उससे चिंतित नजर आ रहे हैं। तो फिर बिग बुल तो इस समय खरीदारी करने के मोड में नहीं है। शंकर शर्मा, जो मंदी के खिलाड़ी हैं, जो हमेशा कहते आए हैं कि बेचकर ही पैसा बनता है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लगाने की जरूरत नहीं थी, और अब इसकी क्या गारंटी है कि ये 10% लगाए, आगे आने वाले समय में ये 20% ना हो जाए। और ऑयल, कच्चा तेल, इससे भी वो निराश हैं और चिंतित हैं, तो वो भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे। राधा कृष्ण दमानी जी, डीमार्ट के ओनर, राकेश झुनझुनवाला के गुरु, ये कह रहे हैं कि GST कलेक्शन अब बढ़ने वाला है। अगले 3-4 महीने में टैक्स कलेक्शन भारत के लिए अच्छा होगा, लेकिन महंगाई भी बढ़ने वाली है साथ में, और इसीलिए इन्होंने भी अपने हाथ
हाथ रोके हुए हैं। कम से कम व्यू इस समय यही निकल कर आ रहा है कि ये भी नई खरीदारी करने से शायद परहेज करेंगे। उत्पल सेठ जो रेयर एंटरप्राइजेज में राकेश झुंझुनवाला जी के साथ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और ये बैंकों के ऊपर दबाव डालेंगी, तो ये भी इनका मूड भी जो थोड़ा सा इस समय कॉशियसनेस की तरफ है और ये कह रहे हैं कि इस समय मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं, तो दूर रहेंगे ये भी बाजार से। और रमेश दमानी जी ये कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन तो बढ़ने वाला है, लेकिन जो यूफोरिया देखने को मिला था पिछले 2-3 सालों में, वो यूफोरिया अब गुम होने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक तो हैं ये, लेकिन जो एक तरफा तेजी देखने को मिल रही थी, हर रोज मिड कैप्स और लार्ज कैप्स दौड़ रहे थे, वैसा माहौल अब नहीं बने रहने वाला। रामदेव अग्रवाल साहब कहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से वो भी डिसअपॉइंटेड हैं। अच्छा हुआ कि ग्रैंडफादरिंग हो गई और उनको लगता है कि 1 साल तक फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, यानी बहुत बड़ी तेजी इस साल होने वाली नहीं है इक्विटी मार्केट्स में। चलिए हेमंत, हर्षदा और आशीष, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी डिटेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार के एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाजार में गिरावट अभी खत्म नहीं हुई। यही नहीं, मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन का ही मानना है कि बाजार में गिरावट और गहरा सकती है, जिसके चलते एसआईपी में निवेश भी कम हो सकता है। पिछले 3 साल में एक जोर से गिरावट देखी है और अगर मेरा अनुमान सही रहा तो काफी देर तक रहेगी। अगर नहीं रही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर निवेशक को फायदा तभी होता है जब बाजार ऊपर जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब गिरावट आती है तो उस समय ये टेस्ट होता है कि आदमी के पास कितना कन्विक्शन था। मेरा अनुमान ये है कि आप देखेंगे कि एसआईपी की जो बात कर रहे हैं उसमें आपको गिरावट नजर आना शुरू हो जाएगी और इनफ्लो अगर बाजार गिरता रहा यहाँ से थोड़ी, ये जरूरी नहीं है कि रोज 3% गिरे, बट अगर यहाँ से मंदी बनी रही तो मेरा अनुमान यह है कि आप देखेंगे अगले 1 महीने में, 1 या 1.5 महीने में कि एसआईपी का फ्लो जो है काफी जोर से कम हो जाएगा। तो बाजार की गिरावट में बजट का कोई लेना देना नहीं है, ये मानना है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिधम देसाई का। रिधम के मुताबिक बाजार में गिरावट सिर्फ कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते है। 3-4 महीने तक बाजार ग्लोबल संकेतों के दम पर ही चलेगा। बजट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मुझे लगता है बाजार पे खराब असर पड़ेगा। जो बाजार में आज चल रहा है वो बिल्कुल एकदम से ग्लोबल फैक्टर्स चल रहे हैं। तो अगर SPX ऊपर जाता है तो बाजार यहाँ ऊपर जाता है, अगर SPX नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाता है और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने के लिए ऐसा ही रुख बना रहेगा। तो आपको ये अनुमान लगाना है कि अमेरिका के जो मार्केट्स है वो कहाँ जा रहे हैं, तो आपको निफ्टी का रुख मिल जाएगा। बजट का मुझे नहीं लगता है ज़्यादा असर पड़ेगा। तो बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और निवेशक कहां लगाएं पैसा, इसी पर आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में देखिए हमारी खास पेशकश, शेयर बाजार लॉन्ग या शॉर्ट टर्म पेन। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जानेंगे बाजार को कल है क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार क्या होगा, जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी वरुण दुबे के पास। बाजार की नजर अब कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर जा टिकी है। आरबीआई पॉलिसी से क्या कुछ उम्मीदें हैं, सीएनबीसी आवाज का ब्रोकर्स पोल क्या कहता है, जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे के पास। तो वरुण, ब्रोकर्स क्या कहते हैं? देखिए, हमने पोल बनाने के लिए काफी सारे इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स और एनालिस्ट कम्युनिटी से बात की और जाहिर सी बात है कि अब तो वो जो रेट कटने का सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। तो हमारा पहला सवाल यही था, क्या इस बार आरबीआई दरअसल ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है? और यह हमारे 100% जो पोल पार्टिसिपेंट्स है उनका मानना है कि नहीं, इस बार की पॉलिसी में आरबीआई दरों को नहीं बढ़ाएगा, यानी कि इस बार की जो पॉलिसी है वो स्टेटस को रह सकती है। तो हमारा दूसरा सवाल था कि इस बार तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्या कैलेंडर ईयर 2018 में आरबीआई अपनी जो ब्याज दर है उसे बढ़ा सकता है? तो यहाँ 100% हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना है कि हाँ, इस बार नहीं बढ़ेगी, लेकिन कैलेंडर ईयर 2018 में आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। तो हमारा अगला ऑब्वियस सवाल जो था कि अगर बढ़ा सकता है तो कितनी बढ़ेगी ब्याज दरें? तो यहाँ 80% जो हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास आरबीआई कैलेंडर ईयर 2018 में ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। करीब 13% थे जो कह रहे थे करीब आधा % के आसपास ब्याज दरें बढ़ सकती है। वहीं कुछ थे करीब 7% के आसपास जो कह रहे थे करीब 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। यानी कि हमारा पोल ये साफ कह रहा है कि इस बार की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें स्टेटस को रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कैलेंडर ईयर 2018 में आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाए करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास।
इसके बाद हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, उसमें यह पूछा गया क्या इस बार आरबीआई अपनी जो पॉलिसी है उसमें इन्फ्लेशन के जो नंबर्स है उसे ट्वीक करेगा। तो यहाँ पे हमारे 80% जो पोल पार्टिसिपेंट्स है उनका कहना है कि हाँ, इस बार जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है उसमें आरबीआई बदलाव कर सकता है। 20% का कहना है कि नहीं, ऐसा आरबीआई नहीं करेगा। हमारा आखिरी सवाल था कि क्या इस बार क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई जीवीए जीडीपी के जो नंबर्स है उसमें कुछ बदलाव कर सकता है। तो यहाँ जो राय थी वो थोड़ी मिली जुली है, करीब 60% लोगों का कहना है हाँ और 40% लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार आरबीआई जीडीपी जीवी के नंबर्स में कोई भी जो बदलाव है वो नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं बात कर रहा था इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स से, तो मैंने जानने की कोशिश की कि आरबीआई का इस बार का टोन कैसा हो सकता है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें मूव हो रही है और जो यील्ड्स मूव हो रही है, हो सकता है कि इस बार आरबीआई की जो टोन हो वो काफी हद तक हॉकिश हो। जी वरुण, इस डिटेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों पर एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से इन पर लगाम कसने को कहा है, ताकि अपनी मर्जी से शादी करने वाले वयस्क लोगों को इनसे कोई खतरा पैदा ना हो। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही खाप पंचायतों को गैर कानूनी करार दिया था। आज आवाज अड्डा में हम यही पूछ रहे हैं कि क्या खाप पंचायतें बैन होनी चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसके मुताबिक सरकार टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का सहारा लेने जा रही है। सरकार की नजर कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारियों पर जा टिकी है। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, ये बताएं कि वित्त मंत्रालय को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और ये पूरी रणनीति क्या है? दरअसल सरकार को शक है कि कई सारे कारोबारी जानबूझकर जीएसटी के तहत कम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं। कई कारोबारी जानबूझकर अपना टर्नओवर कम दिखा रहे हैं। ऐसे कारोबारियों की पहचान करने के लिए जीएसटी काउंसिल और इनकम टैक्स अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। ये टीम सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे कारोबारियों की पहचान करने में जुटी है। उसमें दो बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो कारोबारी टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के आधार पर उनके कारोबार का अंदाजा लिया जा रहा है और फिर इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने जो फाइल किया था उससे उनका तालमेल बैठाया जा रहा है। और साथ ही साथ कंपोजिशन स्कीम के डीलर जो हैं उन पर खास सरकार की नज़र है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाले कारोबारी आ सकते हैं। वो उन्हें सिर्फ 1% जीएसटी देना पड़ता है। सरकार को शक है कि कंपोजिशन स्कीम में कई सारे डीलर ऐसे आ गए हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और 24 जनवरी तक जो रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या है वो 17 लाख से ज़्यादा है। इनमें से सिर्फ 9 लाख कंपोजिशन डीलर ने रिटर्न फाइल किया है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मुश्किल से 400 करोड़ रुपए टैक्स चुका है। तो सरकार की नज़र ऐसे कंपोजिशन डीलर के तहत आने वाले कारोबारियों पर पैनी नजर है और ऐसे कारोबारियों की पहचान करके सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में। जी लक्ष्मण, इस डिटेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाज समाचार में फिलहाल ये इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।